दोस्तों यूपीएससी प्रीलिम्स को अब 171 डेज़ बचे हैं, ठीक है। 171 डेज़। आपको पता है कि जो हमारा एग्ज़ाम है प्रीलिम्स का वो 26 मई को है, ठीक है। तो अब अगर आप देखें तो प्रीलिम्स की तैयारी के लिए आपके पास अभी पर्याप्त समय है, लेकिन आपको धीरे धीरे जो अपनी स्टडीज़ हैं उसको मेंस से प्रीलिम्स की तरफ शिफ्ट करना चालू करना चाहिए, क्योंकि अब प्रीलिम्स का पेपर बहुत ज़्यादा रैंडम होने लगा है। तो आपको उस हिसाब से तैयारी में ज़्यादा समय भी देना पड़ेगा। देखिए, हो सकता है कि अभी तक आपकी तैयारी का जो स्तर हो या तो वो कम हो या फिर आप बहुत टाइम से स्टडीज़ में कंटिन्यू नहीं हैं, तो भी कोई बात नहीं है, अभी भी समय है दोस्तों, अभी पर्याप्त समय है कि आप प्री और मेंस को अच्छे से एक साथ करके इस एग्ज़ाम को इसी बार क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले तो स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को और इसके बारे में फिर आगे बात करेंगे। देखिए दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन है वो है ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर एकेडमिक नेटवर्क्स, ठीक है। इसके बारे में आपको कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहला स्टेटमेंट है कि GIAN देश में उच्च शिक्षा संस्थानों को उत्प्रेरित करने के लिए परिकल्पित है और शुरुआत में इसे केवल निजी विश्वविद्यालय शामिल होंगे, ठीक है। दूसरा, शिक्षा मंत्री GIAN कार्यान्वयन समिति का अध्यक्ष होता है। आपको इसमें से सही विकल्प चुनना है। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, सीधा सीधा न्यूज़पेपर से ही हमने उठा के इसको बनाया है। तो अगर आपने न्यूज़ फॉलो की होगी तो आपको इसका आंसर बन रहा होगा, अगर नहीं किया है तो कोई बात नहीं, आप इस टॉपिक को यहाँ से कवर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उच्च शिक्षा में ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर एकेडमिक नेटवर्क्स नामक एक कार्यक्रम को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैज्ञानिकों और उद्यमियों की प्रतिभा का उपयोग करना है, ठीक है, ताकि भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों के साथ उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित किया जा सके। इसका उद्देश्य देश के मौजूद शैक्षणिक संस्थानों की वृद्धि करना, ठीक है, यानी कि संसाधन जो भी हैं उनको बढ़ाना है। दूसरा, गुणवत्ता सुधार की गति में तेज़ी लाना है, ठीक है। तीसरा, भारत की वैज्ञानिक एवं तकनीकी क्षमता को वैश्विक उत्कृष्टता प्रदान करना है। यानी दोस्तों, जो इसका उद्देश्य है ये इसके नाम से ही मिलता जुलता है, तो आपको इसमें से अलग से कुछ याद रखने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर देखें तो GIAN की परिकल्पना देश में उच्च शिक्षा संस्थानों को उत्प्रेरित करने के लिए की गई है, ठीक है। और इसमें शुरुआत में सभी IIT, IIM, केंद्रीय विश्वविद्यालय, IISc बेंगलुरु, IISIR, ठीक है, और NIT और IIIT यानी IIIT शामिल किए जाएंगे, ठीक है। इसलिए कथन एक जो है वो सही नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बात की गई थी कि केवल निजी विश्वविद्यालय होंगे, जबकि ऐसा नहीं है, ठीक है। फिर आप देखें तो ये एक उभरती योजना है जिसमें प्रारंभ में छोटे अथवा सेमेस्टर आधारित पाठ्य सुविधाएं प्रदान करने में भाग लेने के लिए संस्थानों में प्रतिष्ठित सहायक, विजिटिंग संकाय, प्रैक्टिस के प्रोफेसर आदि के रूप में विदेशी संकाय की भागीदारी शामिल होगी। यानी कि आपको बस इतना याद रखना है कि विदेशों से प्रोफेसर्स को इसमें बुलाया जाएगा, ठीक है। MHRD ने पाठ्यक्रमों के माध्यम से GIAN कार्यक्रमों कार्यान्वयन को अंतिम रूप देने और मंजूरी देने तथा बजट आवंटन पर निर्णय लेने से के लिए पहले ही MHRD के सचिव की अध्यक्षता में एक GIAN कार्यान्वयन समिति का गठन किया है। यानी कि इसकी अध्यक्षता शिक्षा मंत्री नहीं करते हैं, बल्कि MHRD के कौन करते हैं? सचिव करते हैं, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही है दोस्तों। वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों ये, क्योंकि पॉलिटी का अगर आप देखें तो पॉलिटी से जो न्यायपालिका वाला सेक्शन है उससे क्वेश्चन बनते ही हैं, ठीक है। और अखिल भारतीय न्यायिक सेवा लगातार न्यूज़ में बनी हुई है। तो देखिए क्या है ये। पहला विकल्प है कि संविधान का अनुच्छेद 310 अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है, ठीक है, अनुच्छेद 110। इसका लक्ष्य संघ लोक सेवा आयोग मॉडल के समान न्यायाधीशों की भर्ती को केंद्रीकृत करना तथा सफल उम्मीदवारों को राज्यों का कार्यभार सौंपना है, ठीक है। फिर अखिल भारतीय न्यायिक सेवा देश की सामाजिक संरचना को दर्शाते हुए विभिन्न क्षेत्रों, लिंग, जातियों और समुदायों के न्यायाधीशों के प्रतिनिधित्व एवं विविधता को बढ़ाएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जो तीसरा विकल्प है यहाँ पर, ये तो बिल्कुल पॉजिटिव है, कोरिलेटेड है ना, जनरल स्टेटमेंट है, तो इसके सही होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखें, अगर यहीं से अगर आप सॉल्व करें तो 3 कहाँ पे है? यहाँ पे है और यहाँ पर है, ठीक है। तो आपको दूसरे के बारे में भी नहीं सोचना है,
अब आपको ये आर्टिकल पता है कि नहीं पता, अब इस पर सारी चीज़ें डिपेंड करती है, ठीक है। तो फिर भी आप यहाँ 50-50 तक सिंपली अगर आप कॉमन सेंस से सोच के इस ऑप्शन को देखें तो फिर ये सही करना आपके लिए थोड़ा आसान हो जाता है ना। चलिए बाकी देखते हैं आंसर क्या है इसका। देखिए दोस्तों, संविधान का जो अनुच्छेद 312 है वो केंद्रीय सिविल सेवाओं के समान ही राज्यसभा के कम से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित एक प्रस्ताव पर अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है, ठीक है। अगर राज्यसभा के कम से कम 2/3 सदस्य इसको वोट करें तब अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का सृजन हो सकता है, ठीक है। फिर देखेंगे तो ये बिल्कुल यूपीएससी के मॉडल के समान ही केंद्रीकृत भर्ती करने का काम करता है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर देखें दोस्तों, तो जो तीसरा था जनरलाइज्ड, ये सब अलग अलग वर्गों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाएगा, ये सही है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं कौन सी भारतीय विदेश नीति का हिस्सा नहीं है, ठीक है। गुजराल सिद्धांत, पंचशील, गुट निरपेक्षता की नीति और अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण निपटारा। आपको सही उत्तर इसमें चुनना है, ठीक है। तो अब दोस्तों यहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपको भारतीय विदेश नीति के बारे में कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए, तब आपके लिए इसको सॉल्व करना आसान होगा, ठीक है। चलिए देखें इसका आंसर क्या है। देखिए दोस्तों, जो गुजराल सिद्धांत है यह तत्काल पारस्परिकता की उम्मीद किए बिना पड़ोसी देशों के सहयोग और समर्थन देने का एक तरफा जो दृष्टिकोण है वो है। इसका मतलब है कि हम लोग जो छोटे देश हैं उनको बिना किसी उम्मीद के अपनी ओर से सहायता देंगे, ठीक है। ये गुजराल सिद्धांत है। पंचशील सिद्धांत में क्या होता है दोस्तों, एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के लिए पारस्परिक सम्मान, ठीक है। गुट निरपेक्षता की नीति का मतलब आपको पता है कि किसी भी देश की जो आइडियोलॉजी उसको फॉलो नहीं करेंगे, बल्कि जो अपनी विदेश नीति है उसको स्वतंत्र रखेंगे, ठीक है। फिर अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान, यानी कि चारों के चारों विकल्प जो थे वो भारतीय विदेश नीति का हिस्सा थे, ठीक है। ये और ये, ठीक है। तो आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। मंकी पॉक्स वायरस के संबंध में दोस्तों, मंकी पॉक्स वृहत मिमी वायरस के कारण होता है, ठीक है। मिमी वायरस यह लैटिन अमेरिका में पाई जाने वाली एक वायरल जेनेटिक बीमारी है। मंकी पॉक्स संक्रमण के लिए कोई विशिष्ट उपचार या टीका उपलब्ध नहीं है, ठीक है। अभी इसका इलाज है कि नहीं है ये भी एक प्रश्न है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके फिर क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। हम लोग सीधा इसके आंसर की तरफ चलते हैं। अब देखिए, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में मंकी पॉक्स के मामले में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है, ठीक है। मंकी पॉक्स जो है वो मंकी पॉक्स वायरस के कारण होता है, इसलिए कथन एक जो था वो गलत था। यह पश्चिम, मध्य और पूर्व अफ्रीका के घने वन वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, जो एक वायरल जेनेटिक बीमारी है। इसका मतलब क्या है कि लैटिन अमेरिका में नहीं पाई जा रही है, इसका पूरा जो रीजन है ये अफ्रीका तक सीमित है। तीसरा देखें तो सही बात है, इसके उपचार के लिए कोई टीका या इस तरीके का कोई जो है इलाज अभी पॉसिबल है नहीं, है ना। हालांकि इसके लिए चेचक वगैरह का जो उपयोग करते हैं जो 85% तक प्रभावी है, लेकिन 100% अभी तक इसके लिए कोई इलाज आया नहीं है। अब देखते हैं दोस्तों अगला, मेरापी ज्वालामुखी न्यूज़ में है ये। माउंट मेरापी मलेशिया में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है, मलेशिया में। दूसरा, आखिरी बार माउंट मेरापी में ज्वालामुखी में विस्फोट वर्ष 1989 में हुआ था, तब से यह निष्क्रिय है, ठीक है। तो दोस्तों अगर ये न्यूज़ में है तो हो सकता है कि इसमें कुछ एक्टिविटी होगी तब इसको न्यूज़ में पूछा है ना। ये एक सोचने का तरीका है, ठीक है। आंसर कुछ भी हो सकता है कि सही बात यहाँ पे बिल्कुल सही लिखी हो, लेकिन इसका सही होने का चांस कितना होगा, 2%, 3%। तो आप समझ रहे हैं। और आपको आईएएस के एग्ज़ाम में अगर आप प्योर नॉलेज पे जाके सॉल्व करेंगे क्वेश्चन तो 20 क्वेश्चन कर लेंगे तो भी बहुत है 100 में से, ठीक है। चलिए देखिए इसका आंसर। देखिए जो माउंट मेरापी है दोस्तों, ये कहाँ पर है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ज्वाला का पहाड़। ये इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर स्थित सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। अगर आप देखें यहाँ पे सुमात्रा, जकार्ता, जावा, तो यहाँ पर है माउंट मेरापी, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे इसमें सबसे घातक विस्फोट कब हुआ था, 1989 में, और हाल ही में मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, हाल में ही हुआ है, ठीक है दोस्तों। इसीलिए देखिए ये न्यूज़ में जैसा मैंने आपको बोला। तो ये तरीका है प्रश्नों को सॉल्व करना और सोचने का, ठीक है। आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी। हम लोगों ने 5 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं आज के।
ठीक है। और कल भी हम लोग फिर नए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर आप न्यूज़पेपर मिस कर रहे हैं तो क्या करना है आपको, आप कहीं से भी करंट अफेयर्स की जो भी सीरीज़ चलती रहती है उनको फॉलो कर सकते हैं डेली बेसिस पे। और क्वेश्चन आपको लगाने ही लगाने हैं, सॉल्व करना ही है, ठीक है। क्योंकि उससे जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है जो एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पूरे दिन भर में अगर करंट अफेयर्स के 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और लोग कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।